नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं सौरभ गुप्ता आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एपिडेमियोलॉजी एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स। उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आप लोगों के लिए अपकमिंग एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने जा रहे हैं। एपिडेमियोलॉजी और वाइटल स्टैटिस्टिक्स को लेकर के जो भी कन्फ्यूजन हमारे मन में वो आज हमारे क्लियर होने जा रहे हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें हम लोग जो एपिडेमियोलॉजी है और वाइटल स्टैटिस्टिक्स के जो कंसेप्ट है उनको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज इस एमसीक्यू सेशन के साथ साथ आपका थ्योरेटिकल पोर्शन भी स्ट्रांग होने जा रहा है, इंप्रूव होने जा रहा है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस 100% पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो और आपकी जो पकड़ है इस टॉपिक पर अच्छी बने, इसके लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक और करते हैं क्वेश्चंस एपिडेमियोलॉजी एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड। उससे पहले आज का हमारा जो सक्सेस मंत्र है वो है, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। अगर आप मेहनत करेंगे तो ही आपको सफलता मिलेगी। सफलता प्राप्त करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, और अगर आप शॉर्टकट से सफलता प्राप्त करते हैं तो वो सफलता भी कैसी रहेगी, शॉर्ट रहेगी। और किस्मत के भरोसे ना बैठे, किस्मत के भरोसे नहीं बैठे, अपनी मेहनत पर विश्वास करें। इसी मंत्र के साथ आज का वीडियो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच मेजर्स ऑफ डिजीज फ्रीक्वेंसी describe the proportion of a population affected by a disease at a specific point in time? Which measures of disease, इनमें से जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं इनमें से ऐसा कौन सा मेजर्स है जो कि क्या इंडिकेट करता है, प्रोपोर्शन ऑफ ए पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन अफेक्टेड बाय ए डिजीज, मतलब किसी भी बीमारी से जो संक्रमित लोग हैं, किसी भी बीमारी से प्रभावित जो लोग हैं उन लोगों की जो पॉपुलेशन है, प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन है, वो किस टर्म के द्वारा इंडिकेट की जाती है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन हमारा इंसिडेंस, दूसरा है प्रिवेलेंस, तीसरा है मोर्टेलिटी रेट एंड चौथा है केस फैटिलिटी रेट। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसने पूछा है कि प्रोपोर्शन ऑफ ए पॉपुलेशन अफेक्टेड बाय ए डिजीज, मतलब यहां पर किसी भी पर्सन के डेथ की बात नहीं हो रही है। मतलब यहां पर ना तो मोर्टेलिटी के बारे में पूछा गया है ना ही डेथ के बारे में पूछा गया है। तो आपके जो दो ऑप्शंस हैं वो यहां पर वैसे ही किक आउट हो जाते हैं। ठीक है, इस टेक्निक के द्वारा भी, किक आउट टेक्निक के द्वारा भी हम कई क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर हमको नहीं पता होता और जिनमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, वहां पर अगर ये टेक्निक एप्लीकेबल है तो वहां पर हम इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आप देखिए, मोर्टेलिटी के बारे में कहीं नहीं पूछा गया, डेथ के बारे में कहीं नहीं पूछा गया। तो डेथ का जो वर्ड है वो दो वर्ड के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। या तो डेथ के लिए अपन वर्ड यूज करते हैं फैटिलिटी, फैटिलिटी का मतलब होता है लाइफ थ्रेटनिंग या जो कि जीवन को हरने वाला, और दूसरा होता है मोर्टेलिटी। तो मोर्टेलिटी जो वर्ड है वो भी डेथ को इंडिकेट करने वाला वर्ड है। तो ये जो दो वर्ड है आप ये देखेंगे कि दो ऑप्शन में हमको दिखाई दे रहे हैं। एक तो आपको मोर्टेलिटी रेट में दिखाई दे रहा है और दूसरा आपको केस फैटिलिटी रेट में दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे वैसे ही क्या हो जाते हैं, डीसेलेक्ट हो जाते हैं। फिर भी हम इनके बारे में स्टडी करेंगे कि इन दोनों का मतलब क्या है। पहला आपका ऑप्शन है इंसिडेंस रेट। तो इंसिडेंस रेट के बारे में बात कर लेते हैं। इंसिडेंस रेट और प्रिविलेंस रेट में डिफरेंस क्या है, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। किसी पॉपुलेशन में, कोई पॉपुलेशन है जिसमें 10,000 लोग हैं। कितने लोग हैं? 10,000 लोग हैं। उसमें कोई डिजीज एक्स जनरेट हुई, ठीक है, और इसके जो केसेस बने वो बने 100। इस डिजीज के कितने केसेस आए? 100 एक साल के अंदर, ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड। कब की बात कर रहे हैं हम? ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड। तो स्पेसिफिक पीरियड की हम लोग बात कर रहे हैं। तो स्पेसिफिक पीरियड कितना भी हो सकता है, चाहे 1 महीने का हो सकता है, 2 महीने का हो सकता है। लेकिन अगर हम जनरली बात करें इस फॉर्मूले के बारे में, तो जनरली जो स्पेसिफिक पीरियड होता है वो कितने टाइम का होता है? 1 ईयर का होता है। अगर स्पेसिफिक पीरियड आपको एग्जाम में या क्वेश्चंस में नहीं दिया हुआ
तो हम कितना मान के चलेंगे, 1 साल मान के चलेंगे। ठीक है, तो स्पेसिफिक पीरियड जो होता है वो 1 साल का होता है, तो इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज किया गया स्पेसिफिक पीरियड की एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में हमारे पास किसी पर्टिकुलर डिजीज के नए केस कितने आए। तो ये जो 100 की मैं बात कर रहा हूं ये हो गया आपके क्या, न्यू केस। किसी पर्टिकुलर डिजीज एक्स के ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड एक मतलब 1 साल के अंदर 100 केसेस आए, और उस डिजीज सेम डिजीज एक्स थी, इसके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग केस कितने थे, 50। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग केस 50 है और वर्तमान में 100 केसेस नए आए हैं। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हो गया, जो 100 केसेस न्यू केसेस आए हैं वो हो गया आपका इंसिडेंस रेट। क्या हो गया आपका, इंसिडेंस रेट। और किसी पर्टिकुलर टाइम पर उस डिजीज के कितने केस मौजूद हैं, चाहे वो नए केस हो चाहे पुराने केस हो। जैसे अगर मैं बात करूं कि ये जो केसेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और इसके अलावा ये केसेस प्री एग्जिस्टिंग है, मतलब ये जो केसेस हैं वो पहले से एग्जिस्टिंग है और ये नए केसेस आए हैं, ये नए केसेस बने हैं। ठीक है, अब हम बात करें पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ये 100 केस भी एग्जिस्ट है और ये 50 केस भी एग्जिस्ट है, तो टोटल केसेस कितने हो गए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, 150। तो जो 150 है वो आपका कहलाएगा क्या, प्रीवेलेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रीवेलेंस कहलाएगा। तो नए केसेस जो आते हैं वो कहलाता है आपका इंसिडेंस रेट, और जो एग्जिस्टिंग ऑल ओवर द केस है वो कहलाता है आपका प्रीवेलेंस रेट। ठीक है, अब यहां पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, उसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। वो कंफ्यूजन क्या हो सकता है कि ये जो 100 केसेज है वो मैंने 1 ईयर की ड्यूरेशन पर रखे हैं, मतलब कोई केसेस 10 केसेस जनवरी में आए, 5 केसेस फरवरी में आए, 15 केसेस मार्च में आए। ठीक है, तो ये ओवरऑल केसेस को जोड़ करके हमने कहा 100 केसेस पूरे 1 साल के अंदर नए बने, तो वो कहलाएगा आपका इंसिडेंस रेट। अब हम मान के चलिए गणना कर रहे हैं फरवरी के अंदर, हो सकता है फरवरी के अंदर जो नए केसेस हैं वो आए थे 5। ठीक है, दिसंबर का जो महीना था वो नेक्स्ट केस ट्रांसफर हुए थे जनवरी के अंदर, जनवरी के अंदर केसेस थे 15, फरवरी में केसेस 5 है, और 50 केसेस जो थे वो आपके पहले से एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, इसको हम इस तरीके समझेंगे। तो करंट अगर हम फरवरी की स्टडी करें तो फरवरी तक टोटल पॉपुलेशन के केस कितने हो गए आपके, 65 एंड 5 70 केस हो गए। ठीक है, अब ध्यान रखने वाली बात क्या होगी यहाँ पर कि अगर हम फरवरी के सिनेरियो में स्टडी कर रहे हैं तो 70 केस होंगे यहाँ पर, लेकिन अगर मान के चलो इनमें से कोई भी केस ठीक हो गया, जैसे 10% जो थे वो डिजीज से ठीक हो गए, तो यहाँ पर अब फरवरी में टोटल केसेस कितने बचेंगे, 60 बचेंगे। तो कुल मिलाकर के प्रिवलेंस किस पर स्टडी करता है, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर टोटल एग्जिस्टिंग केस कितने हैं। सिंपल शब्द में कहें पर्टिकुलर टाइम पर टोटल एग्जिस्टिंग केस कितने हैं वो हो गया आपका प्रिवलेंस, और किसी स्पेसिफिक ड्यूरेशन में कितने नए केसेस आते हैं वो हो गया आपका इंसिडेंस। तो इंसिडेंस में एक तो क्या चीज हो गई, न्यू केसेस, और प्रिवलेंस में क्या हो गया, टोटल केसेस। न्यू केसेस इन ए स्पेसिफाइड ड्यूरेशन, और यहां पर टोटल केस की बात कर रहे हैं एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हो जाना चाहिए कि जो इंसिडेंस है वो किसकी गणना कर रहे हैं, न्यू केसेस की गणना कर रहे हैं इन ए स्पेसिफिक ड्यूरेशंस, एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर। लेकिन प्रिवेलेंस की हम बात क्या करें, टोटल केसेस एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे अगर हम आज की बात करें कि आज इस पूरी कम्युनिटी में कितने केसेज हैं, तो वो क्या बन जाएगा आपका, प्रिवेलेंस रेट बन जाएगा। ठीक है, तो प्रिवेलेंस रेट एंड इंसिडेंस रेट है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि विच मेजर्स ऑफ डिजीज फ्रीक्वेंसी डिस्क्राइब द प्रोपोर्शन ऑफ ए पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन अफेक्टेड बाय ए डिजीज एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहां पर आपका आंसर जाएगा क्या, प्रिवेलेंस रेट। अब हम बात कर लेते हैं मोर्टेलिटी रेट। अब हम बात कर लेते हैं आपके मोर्टेलिटी रेट की। तो मोर्टेलिटी रेट क्या होती है, इट इज डेथ ड्यू टू स्पेसिफिक रीजन और ओवरऑल रीजन पर
1000 पॉपुलेशन। ठीक है, मोर्टेलिटी रेट क्या होती है, देखिए डेथ रेट या मोर्टेलिटी रेट, ये दोनों हम लोग सिनोनिम्स के रूप में इनको यूज करते हैं, इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, चाहे आप डेथ रेट लिख लीजिए चाहे मोर्टेलिटी रेट लिख लीजिए। लेकिन मोर्टेलिटी रेट में इतना सा डिफरेंस आ जाता है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर कॉज की वजह से डेथ रेट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम वहां पर फिर मोर्टेलिटी वर्ड ऐड कर देते हैं। बाकी मोर्टेलिटी वर्ड जो है वो ओवरऑल रीजंस, ओवरऑल कॉजेज की वजह से होने वाली डेथ को भी इंक्लूड करती है। अगर हम ओवरऑल रीजन जितने भी कारण हैं डेथ के, चाहे वो नेचुरल कॉज हो चाहे अननेचुरल कॉज हो, उन सभी से होने वाली जो डेथ है अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो वो कहलाता है क्या, क्रूड डेथ रेट। क्रूड डेथ रेट का मतलब हो गया कि किसी भी कारण से होने वाली डेथ को अपन क्या कहेंगे, क्रूड डेथ रेट। ठीक है, तो मोर्टेलिटी और डेथ रेट जो है अपन इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लेकिन क्रूड का मतलब हो गया कि ओवरऑल रीजन की वजह से अगर डेथ हो रही तो उसको अपन ने कह दिया क्रूड डेथ रेट। और मोर्टेलिटी रेट मतलब कोई स्पेसिफिक रीजन की वजह से या ओवरऑल रीजन की वजह से अगर हम डेथ रेट कैलकुलेट करते हैं तो वो कहलाती है क्या, मोर्टेलिटी रेट। तो इनमें कोई ज़्यादा बेसिक, ज़्यादा अगर सुपरफिशियल देखें तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन डीपली अगर हम स्टडी करें तो एक माइनर सा डिफरेंस है। क्लियर है, तो क्रूड डेथ हो गया आपका। केस फैटिलिटी रेट, केस फैटिलिटी रेट का मतलब क्या होता है, देखिए केस हम किसको बोलते हैं, केस हम किसको बोलते हैं, ऐसा व्यक्ति जिसको क्या हो, कोई बीमारी हो, ऐसा व्यक्ति जिसको कोई बीमारी हो वो कहलाता है केस। तो केस फैटिलिटी रेट का मतलब क्या हो गया, डेथ ऑफ पर्सन, क्योंकि फैटिलिटी का मतलब भी क्या होता है, डेथ होती है, फैटिलिटी का मतलब भी क्या होता है, डेथ। तो डेथ ऑफ पर्सन विद ए पर्टिकुलर डिजीज, इसको हम क्लियरली लिख लेते हैं, डेथ ऑफ पर्सन विद ए स्पेसिफिक डिजीज divided by total number of patient suffering with that disease multiplied by 1000। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो मैक्सिमम केसेस में मल्टीप्लाइड जो लेते हैं वो 1000 का लेते हैं। कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं जैसे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड इंसिडेंस रेट, यहाँ पर हम 1 लाख का मल्टीप्लायर ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है उसमें अपन 1 लाख का लेते हैं, लेकिन इंसिडेंस रेट में अपन 1000 का या लाख का ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया केस फैटिलिटी रेट मतलब किसी पर्टिकुलर डिजीज की वजह से होने वाली डेथ। तो उसके लिए अपन क्या फॉर्मूला बनाएंगे, डेथ ऑफ पर्सन विद ए स्पेसिफिक डिजीज, किसी स्पेसिफिक डिजीज की वजह से होने वाली डेथ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पेशेंट सफरिंग विद दैट डिजीज, उस डिजीज से सफरिंग करने वाले उन लोगों का पॉपुलेशन। तो यहाँ पर हम टोटल पॉपुलेशन नहीं लेंगे, यहाँ पर हम किन लोगों को इंक्लूड करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में ये रेट निकालेंगे, जिन लोगों को वो बीमारी है। मतलब जैसे 100 लोगों को अगर बीमारी है और उसमें से 10 लोगों की मौत हो गई, तो डेथ रेट क्या होगी, यहाँ पर डेथ रेट क्या होगी या केस फर्टिलिटी रेट क्या होगी, यहाँ पर 100। यहाँ पर केस फर्टिलिटी रेट क्या होगी, 100 डेथ्स पर 1000 पेशेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन पर नहीं निकाल रहे, यहाँ पर हम किस पर निकाल रहे हैं, केस पर निकालेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो केस फर्टिलिटी रेट भी एक प्रकार का किस क्या हो गया आपका, मोर्टेलिटी रेट। डिजीज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट या केस फर्टिलिटी रेट, इसका मतलब सेम हो गया। तो केस फर्टिलिटी रेट भी किसके अंतर्गत आएगा, आपके मोर्टेलिटी रेट के अंतर्गत आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन आपके वैसे भी डिसेलेक्ट हो गए क्योंकि ये डेथ रेट को इंक्लूड करते हैं, उसको दिखाते हैं। जबकि हमसे पूछा क्या गया है कि किसी पर्टिकुलर डिजीज से अफेक्टेड पॉपुलेशन पूछे कि कितने लोग बीमार हैं। अब कितने लोग मरे उसका हमको डेटा नहीं पूछा जा रहा, हमसे पूछा जा रहा है कितने लोग पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर बीमार है। तो यहां पर आपका आंसर हो जाता है बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफी लंबा टॉपिक है क्योंकि एक एक चीज को एक्सप्लेन हम लोग करेंगे, लेकिन अभी जो हम डिस्क्रिप्शन ले रहे हैं वो बाद में धीरे धीरे करके कम होता जाएगा क्योंकि सारी चीजें आप लोगों के सामने एक्सपोज हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए measures of the number of new cases of a disease that occur in a specified population during a specified period। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ये सारी चीजें सॉल्व की हैं। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि इसका आंसर आप बता सकते हो।
या मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत है? मैं एक्सप्लेन करूं उससे पहले आपके माइंड में इसका आंसर क्लिक हो जाना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्स ऑफ द नंबर ऑफ न्यू केसेस? तो नंबर ऑफ न्यू केसेस की हम लोग बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ टोटल केसेस प्रिवलेंस रेट, नंबर ऑफ न्यू केसेस इंसिडेंस रेट ऑफ ए डिजीज दैट अकर इन ए स्पेसिफाइड पॉपुलेशन। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड। यहाँ पर लिखा है ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड। प्रिवलेंस में हमने बात की थी किसकी? एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हो जाना चाहिए। तो इंसिडेंस रेट एंड प्रिवलेंस रेट। मॉर्टेलिटी रेट हो गया आपका, ये हमने लास्ट क्वेश्चन में समझ लिया। बात करते हैं अटैक रेट की। तो अटैक रेट जो होता है वो भी इंसिडेंस रेट का ही टाइप है। अटैक रेट जो होता है वो होता है इंसिडेंस रेट का टाइप है, लेकिन एग्जैक्टली इंसिडेंस रेट नहीं है। यहां पर पूछा गया है आपसे नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ ए डिजीज एट ए स्पेसिफाइड पॉपुलेशन। एट ए स्पेसिफाइड पॉपुलेशन, अगर 10,000 लोगों की पॉपुलेशन में 100 नए केसेस आते हैं तो इसका इंसिडेंस रेट क्या होगा? 1000 न्यू केसेस पर लाख पॉपुलेशन। 1,00,000 पॉपुलेशन पर 1000 केसेस आ रहे हैं, ठीक है। या फिर इसको अगर अपन 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है आपका 10 न्यू केसेस पर 1000 पॉपुलेशन। 10 न्यू केसेस पर 1000 पॉपुलेशन। तो अब ये कंफ्यूजन हो सकता है कि 1000 से मल्टीप्लाई करें, 1 लाख से मल्टीप्लाई करें। वैसे जो फिनोमेना रेयर होती है, ठीक है, जहां पर पॉइंट्स में आने की संभावनाएं होती हैं आंसर, वहां पर हम 1 लाख का मल्टीप्लायर लेंगे, और जो फिनोमेना कॉमन होती है वहां पर हम 1000 का मल्टीप्लायर लेंगे, ठीक है। तो कॉमनली 1000 या 1 लाख दोनों यूज किया जा सकता है इस केस में, लेकिन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो कि रेयर फिनोमेना है उसके लिए हम 1 लाख का मल्टीप्लायर यूज करेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। तो इंसिडेंस रेट आपको समझ में आ गया, ये होता है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं अटैक रेट की। तो अटैक रेट क्या है? अटैक रेट आपका दिखाता है क्या? एपिडेमिक, एपिडेमिक और आउटब्रेक। तो जब डिजीज का आउटब्रेक होता है, एक्सपेक्टेड नंबर से ज्यादा होते हैं, वहां पर हम अटैक रेट की बात करते हैं। तो अटैक रेट क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ पीपल, टोटल नंबर ऑफ पीपल suffered with a disease divided by total number of people exposed to that disease multiplied by 1000। इसका मतलब क्या हो गया कि कितने लोग रिस्क पर आए, कितने लोग एक्सपोज हुए उस डिजीज के लिए, और कितने लोगों में वो डिजीज डेवलप हुई। जैसे मान के चलो किसी भोजन में गए आप लोग, किसी पार्टी में गए और वहां पर आपने इन्फेक्टेड खाना खाया, तो 100 लोगों ने वहां पर इन्फेक्टेड जो कंटामिनेटेड फूड था उसको कंज्यूम किया, और 100 लोगों में से 70 लोग बीमार हो गए। कितने हो गए? 70 लोग बीमार हो गए। तो आपका अटैक रेट कितना हो गया? अगर आप 1000 से निकालोगे तो 700 पर 1000 पीपल, ठीक है। तो यहां पर हम बात करें अटैक रेट की, तो पर 1000 से या पर 100 से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अगर परसेंटेज में निकालते हो, अगर बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन फिनोमेना है तो उसको आप 100 से कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 100 लोग थे और 70 बीमार हो गए, तो मतलब बहुत ज़्यादा कॉमन फिनोमेना हो गया। आप 100 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 100 से आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा आपका? 70%। अटैक रेट कितना हो गया आपका? 70% अटैक रेट हो गया, क्लियर है। तो मल्टीप्लायर डिपेंड करता है कि आपका फिनोमेना, आपकी जो फिनोमेना है वो कितनी कॉमन है। मोस्टली हम जो मल्टीप्लायर यूज करते हैं मैक्सिमम केसेस में 1000 रहता है। 100 जो होता है वो कुछ लिमिटेड केसेस है, इसी तरीके से 1 लाख जो है वो भी कुछ लिमिटेड कंडीशंस है, ठीक है। तो कैसे भी करके आप इनको कैलकुलेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो यहां पर हम बात करें अटैक रेट की, तो अटैक रेट क्या होगा कि कितने लोग एक्सपोज हुए और कितने लोगों को वो बीमारी हुई। जैसे कोविड-19 की अगर हम बात करें तो 1000 पीपल जो थे वो एक्सपोज हुए कोविड वायरस के लिए, लेकिन
कोरोना वायरस के लिए एक्सपोज हुए, लेकिन 1000 में से 500 लोगों ने डिजीज डेवलप की, सिम्टम्स डेवलप किए। दैट मीन्स जो अटैक रेट था वो कितना था, 50%। क्लियर है? तो ये हो गया आपका अटैक रेट। हमसे जो क्वेश्चन पूछा था हमारा आंसर हमको यही मिल गया, लेकिन और चीजें समझने के लिए हमने इतना एक्सप्लेनेशन किया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट टर्म डिस्क्राइब, ऐसी कौन सी टर्म्स डिस्क्राइब करती है अकरेंस ऑफ केसेस ऑफ एन इलनेस और स्पेसिफिक हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर और अदर हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स क्लियरली इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी। क्लियरली इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी में इस बात पे जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यही हमारा आंसर छुपा हुआ है, और ये चीज अगर आपको पता है तो आपके मन में आंसर आ भी चुका होगा कि इसका आंसर क्या जाएगा, इन ए कम्युनिटी और रीजन, किसी कम्युनिटी और रीजन में जो आपका एक्सपेक्टेड नंबर है उस नंबर से अगर ज्यादा केसेस आने लगते हैं तो इस घटना को अपन बोलते हैं आउटब्रेक, और आउटब्रेक किसका पार्ट होता है, एपिडेमिक का पार्ट होता है। तो चलिए बाकी टर्म्स को हम समझ लेते हैं। एंडेमिक क्या होता है, अगर कोई डिजीज किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में एग्जिस्ट करती है और वो कभी भी खत्म नहीं होती, और उसी कम्युनिटी में क्या करती है, वो उसी कम्युनिटी में वो नए केसेस जनरेट करती है, रिकवर होती है, उसी कम्युनिटी में बनी रहती है, उस कम्युनिटी के बाहर नहीं जाती, वो कहलाती है क्या, एंडेमिक डिजीज। तो एट ए स्पेसिफाइड जियोग्राफिकल एरिया, एट ए स्पेसिफाइड जियोग्राफिकल एरिया वो कहलाता है एंडेमिक। दूसरा होता है एपिडेमिक। तो एपिडेमिक की दो कंडीशन होती हैं, एक तो ये लार्जर पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है, तो पहला कंडीशन तो यहां पर लिखा है मोर देन एक्सपेक्टेड रेट। पहला क्राइटेरिया क्या हो गया इसका, जो आपकी एक्सपेक्टेड रेट है उससे मोर देन होती है। अब एक्सपेक्टेड रेट क्या होती है आपकी, एक्सपेक्टेड रेट होती है आपकी इंसिडेंस रेट। क्या होती है, इंसिडेंस रेट। इंसिडेंस रेट का मतलब क्या होता है कि कितने नए केसेस आते हैं एक साल में, कितने नए केसेस उस डिजीज के आते हैं। तो इतना हम लोग मान के चलेंगे, जैसे कि अगर किसी डिजीज का इंसिडेंस रेट 10 है, इसका मतलब 1000 लोगों पर में से 10 लोगों को ये बीमारी होगी, इतना मान के चलते हैं। लेकिन 10 के बजाय 20 हो जाए, 50 हो जाए, 100 हो जाए, इसका मतलब आपके जो केसेज हैं वो एक्सपेक्टेड रेट से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये पहली शर्त है किसकी, आपके एपिडेमिक होने की। तो रैपिड इंक्रीज होता है, तो मोर देन एक्सपेक्टेड रेट होता है। दूसरा होता है यहाँ पर रैपिड इंक्रीज होता है। तीसरा होता है क्रॉस द जियोग्राफिकल एरिया अफेक्ट मोर पीपल, अफेक्ट मोर पीपल। तो ये चार कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी है, चार कंडीशन में आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि एपिडेमिक्स किस कंडीशन को अपन कहते हैं, जब आपके जो केसेज हैं वो एक्सपेक्टेड रेट से ज़्यादा आ रहे हैं। दूसरा है रैपिड इंक्रीज हो रहा है इनका। तीसरा है क्रॉस द जियोग्राफिकल एरिया, एंड फोर्थ वन इज अफेक्ट मोर पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये अफेक्ट कर रहे हैं। तो लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को अफेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लार्जर पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहे हैं, वो कहलाता है एपिडेमिक। ठीक है, अब मोस्टली स्टूडेंट्स को एपिडेमिक एंड पेंडेमिक में कन्फ्यूजन होता है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं पेंडेमिक का। पेंडेमिक का होता है मोस्ट ऑफ कंट्री सफर विद डिजीज, ज्यादा से ज्यादा देश सफर करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कंट्रीज है वो उस डिजीज से सफर करेगी, मतलब वाइड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एपिडेमिक के अंदर भी ये जो डिजीज है वो कंट्री की बाउंड्रीज को क्रॉस कर सकती है, मल्टीपल कंट्रीज जो है वो इन्वॉल्व हो सकती है। इस केस में भी मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व, इसमें भी मल्टीपल कंट्री इन्वॉल्व हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज जो होंगी वो इन्वॉल्व होंगी, मतलब दुनिया में जितने भी देश हैं उसमें से 80 to 90% जो कंट्रीज है वो इससे सफर्ड होंगी, तो वो कहलाएगा पेंडेमिक। ठीक है, तो यहां पर भी हो गया लार्ज जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया यहां पर भी। ठीक है, तो लार्ज जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया।
मोस्ट ऑफ द कंट्री सफर विद द डिजीज। तो अब आप कहोगे कि सर एपिडेमिक में और पेंडेमिक में डिफरेंस क्या रहा, हम इसको कैसे क्लासीफाई करेंगे। तो देखिए कोई भी डिजीज एपिडेमिक है या पेंडेमिक, इसका क्राइटेरिया किसके पास है, डब्ल्यूएचओ के पास। डब्ल्यूएचओ डिसाइड करता है कि ये डिजीज एपिडेमिक की कैटेगरी में रखी जानी चाहिए या पेंडेमिक की कैटेगरी में रखी जानी चाहिए। ठीक है, लास्ट 1980s के बाद 3 पेंडेमिक हुए हैं जिनका मैं आपको नाम बता देता हूं। 1980 में हुआ है एचआईवी और एड्स को डब्ल्यूएचओ ने पेंडेमिक डिक्लेयर किया था। दूसरा आया था 2009 में जिसको कि अपन कहते हैं स्वाइन फ्लू, H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, स्वाइन फ्लू इसको अपन ने बोला था। तीसरा है 2009 में जिसको कि वेल नोन है कोविड-19। ठीक है, ये तीनों को जो डब्ल्यूएचओ है उसने पेंडेमिक की कैटेगरी में रखा है। अब एक इंपॉर्टेंट फीचर्स जो कि एपिडेमिक को पेंडेमिक से डिफरेंशिएट करता है वो ये है कि आपका जो एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट है, एग्जिस्टिंग थेरेपी है, आपके जो एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट्स या थेरेपीज हैं वो उस नई डिजीज पर काम नहीं करेंगे। दूसरा है आपके पास जितनी भी फैसिलिटीज हैं, जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो सारे खर्च हो जाएंगे और वो डिजीज आपके पूरे हेल्थ सर्विसेज सिस्टम को चौक कर देगी, मतलब उसको हाईजैक कर लेगी। आपको समझ में नहीं आएगा कि किसको फैसिलिटीज दें और किसको नहीं दें। ठीक है, आपके जितने भी रिसोर्सेज है वो सब यूज हो जाएंगे। ओवर डिमांडिंग कंडीशन में जो है हेल्थ फैसिलिटीज वो आ जाएगी। तो कोविड-19 में आप देख सकते हो कि क्या हमारे साथ यही हुआ था कि हम जो हमारे जो एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट पैटर्न है वो उस डिजीज के लिए वर्क नहीं कर रहा था, और दूसरा हमारे जो रिसोर्सेज थे वो सारे खत्म होते जा रहे थे। हम उस डिजीज को रिकवर करने के लिए, उस डिजीज को हैंडल करने के लिए हम कोशिश करने में लगे हुए थे, लेकिन फिर भी वो डिजीज हमसे कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो आपके जो एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट मेथड्स हैं वो काम नहीं करेंगे। दूसरा आपकी जो सर्विसेज है वो चौक होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब वो उसको कहें कि अपन उस पर प्रेशर आ जाएगा, वो टेंस हो जाएंगी, प्रेशर आ जाएगा और वो इफेक्टिवली अपनी सर्विसेज नहीं दे पाएंगे। तो ये एक रीजन है जो कि आपको आपके पेंडेमिक को आपके एंडेमिक से, एपिडेमिक से डिफरेंशिएट करता है। क्लियर हो गया आपको आंसर, मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक एक इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है क्योंकि जब भी एपिडेमियोलॉजी की बात होती है तो एंडेमिक, एपिडेमिक एंड पेंडेमिक की बात होती है। तो स्पोरेडिक का मतलब हम समझ लेते हैं क्योंकि रेयरली यूज्ड टर्म है। इसका मतलब होता है कोई डिजीज जो कि अनएक्सपेक्टेड होती है और कभी कभार हो सकती है। ठीक है, कभी भी हो सकती है लेकिन अनएक्सपेक्टेड होती है कि होगी ये, तो वो कंडीशन कहलाती है स्पोरेडिक। इसके अलावा किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में रहेगी जो कि आइसोलेटेड रहेंगे, या फिर इसके जो केसेस हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मतलब इसके जो केसेस हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन इनका पाया जाता है। तो इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे मान के चलो कि फूड पॉइजनिंग वाला एग्जांपल हमने लिया, तो फूड पॉइजनिंग हो गया या बर्निंग वाला केसेस हो गए, बर्न पेशेंट हो गए, कोई ऐसे इंसिडेंट्स हो गया जहाँ पर किसी मकान में आग लगी, 5-6 पेशेंट वहाँ पर डेथ हो गई, तो वो एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन होगी, लिमिटेड नंबर ऑफ पॉपुलेशन सफर्ड हो गई। ठीक है, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया यहाँ पर। तो इस तरह की कंडीशन कहलाती है स्पोरेडिक। क्लियर है, तो स्पोरेडिक एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है। हमारे एपिडेमियोलॉजी में जो स्पेसिफिक और इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात की जाती है वो है एपिडेमिक, एंडेमिक एंड पेंडेमिक। तो इन तीनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए। और ये जो 3 इंपॉर्टेंट डेटाज हैं वो आपको याद कर लेने चाहिए। 1980s में HIV एड्स का आया था, 2009 में स्वाइन फ्लू का, 2019 में कोविड-19 जो है आपके 3 लास्ट पेंडेमिक है जो कि WHO द्वारा डिक्लेयर किए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आपसे पूछा गया था कि clearly in the excess of normal expectancy in a community or region। तो ये क्वेश्चन पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा आपका आंसर क्या जाएगा अगर आपको इनका कंसेप्ट पता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच टर्म रेफर्स टू द नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू ए स्पेसिफिक डिजीज। अब देखिए आपसे फॉर्मूला पूछा जा रहा है, आपको फॉर्मूले का जो है फॉर्मूला दिया गया और आपसे पूछा गया कि इसकी टर्म क्या है। तो यहाँ पर पूछा गया नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू स्पेसिफिक डिजीज, तो हम इसको यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू स्पेसिफिक डिजीज, नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू स्पेसिफिक डिजीज डिवाइडेड बाई। क्लियरली लिखा है यहां पर, मतलब आपको फॉर्मूला दिया गया द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद दैट डिजीज, टोटल नंबर ऑफ पीपल विद दैट
डिजीज। ठीक है, अगर हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? मोर्टेलिटी रेट। तो मोर्टेलिटी रेट में हमने कहा कि ये स्पेसिफिक हो सकती है या फिर क्रूड हो सकती है। ठीक है, तो किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से हो सकती है या फिर किसी ओवरऑल रीजन की वजह से हम डेथ को कैलकुलेट करते हैं, तो उसको अपन मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। क्रूड डेथ रेट का कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था कि किसी भी कारण से अगर डेथ हो तो उसको अपन क्या कहेंगे? क्रूड डेथ रेट। तो क्रूड डेथ रेट जो है वो भी मोर्टेलिटी रेट के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है किसी स्पेसिफिक डिजीज, जो वर्ड यहाँ पर दिया गया है वो है डिजीज, और डिजीज वाला जो अगर किसी पर्सन को डिजीज है तो उसके लिए अपन क्या वर्ड यूज करते हैं? केस। तो केस फर्टिलिटी रेट जो है वो इसका आंसर जाएगा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में स्पेसिफिकली हम किसकी बात कर रहे हैं? इन्फेंट की बात कर रहे हैं, ऐसे बच्चे जिनकी उम्र कितनी है? 0 से 1 साल। ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 0 से 1 साल है, इन बच्चों की अगर डेथ होती है, इनकी डेथ को अपन कैलकुलेट करते हैं टोटल लाइव बर्थ। टोटल कुल कितने जीवित जन्म हुए, यहां पर हम मरे हुए जन्म की बात नहीं कर रहे, स्टिल बर्थ की बात नहीं कर रहे, यहां पर हम बात करें कितने लाइव बर्थ हुए हैं। उन लाइव बर्थ पर 0 से 1 साल के अंदर कितने बच्चों की डेथ हुई है, मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो पर 1000 पर हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एक डिफरेंट कंसेप्ट है, जिसमें हम 1 साल तक के जो बच्चे हैं, 0 से 1 साल तक के बच्चे, उनकी कितनों की डेथ हुई है, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन दैट ईयर। तो जैसे अगर हम बात करूं कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक अगर 500 बच्चों की डेथ हुई है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक 500 ऐसे बच्चों की डेथ हुई है जिनकी उम्र 1 साल से कम थी, और टोटल 10,000 बच्चों का जन्म हुआ है। टोटल 10,000 बच्चों का जन्म हुआ है, तो यहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होगी, आप इस फॉर्मूले के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि जो बच्चा अगर किसी बच्चे की डेथ जनवरी में होती है तो इसका मतलब उसका जन्म कब हुआ होगा? प्रीवियस ईयर्स में हुआ होगा। लेकिन वहां पर हम इन चीजों को कंसिडर नहीं कर रहे, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में कितनों की डेथ हुई है और कितने जो है जन्म हुए हैं, उसके आधार पर हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट निकाल रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि कितने बच्चे का जन्म हुआ उनमें से कितने मर गए, क्योंकि हम 1 साल का ड्यूरेशन यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं बच्चों के लिए। ठीक है, तो जैसे जनवरी में अगर किसी की डेथ हुई है तो हो सकता है उसका जन्म पिछले साल हुआ हो, 3 महीने का बच्चा हो, 4 महीने का बच्चा हो, तो उसका जन्म कब होगा? पिछले साल होगा। लेकिन हम उस चीज को कंसिडर नहीं कर रहे। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कितने बच्चे मरे, कितने बच्चों की डेथ हुई, डिवाइडेड बाई टोटल लाइव बर्थ, इसको हम कैलकुलेट करेंगे और वो कहलाएगा क्या? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्लियर है आपको? तो यहां तक आपको समझ में आ गया। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा है किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिजीज की वजह से अगर डेथ रेट कैलकुलेट करते हैं तो वो कहलाता है क्या? केस फर्टिलिटी रेट कहलाता है। अगर आप हमारी कोचिंग के साथ जुड़ना चाहते हैं, विनायक नर्सिंग एकेडमी एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो कि आपको नर्सिंग से रिलेटेड कोचिंग प्रोवाइड करता है, वो भी बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। इंडिया में सबसे कम प्राइस में आपको कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट, जो भी नर्सिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्ट्स के आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। इस प्लान के साथ साथ आपको और क्या दिया जा रहा है? डेली टेस्ट सीरीज का ऑप्शन आपको दिया जा रहा है, मतलब टेस्ट सीरीज भी आप इसी प्लान के अंदर आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा फ्री पीडीएफ नोट्स भी आपको जो है इस प्लान के साथ दिए जाएंगे। तो पीडीएफ नोट्स का मतलब क्या है कि आप इसको ऑनलाइन बैठ करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे प्लान देखिए, कुछ डेमो वीडियो जो उसमें डले हुए हैं और उनको आप देखिए। अगर आपको समझ में आता है और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके हमसे अधिक जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको समझ में आता है तो आप डायरेक्टली प्लान परचेज कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई समस्या है तो ये नंबर आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा। ठीक है, जो भी आपके ऑफिस आवर्स है उसमें अवेलेबल रहेगा। तो आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कांटेक्ट करके, फ़ोन करके, व्हाट्सएप के माध्यम से हमें अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल व्हाट इज द पर्पज ऑफ रेंडमाइजेशन। रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल जो होता है उसमें रेंडमाइजेशन का पर्पज क्या होता है? तो देखिए ये सारी चीजें किस में आती हैं? आपके रिसर्च में काम आती हैं। किस में काम आती हैं? रिसर्च में काम आती है। ठीक है, अब रेंडमाइज कंट्रोल
ट्रायल का मतलब क्या है, जो आपके पास सैंपल है उसको रैंडमली असाइन करना। अपने जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स होते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, दो प्रकार के ग्रुप होते हैं, कंट्रोल ग्रुप। तो आपके पास जो सैंपल्स हैं उन सैंपल्स को रैंडमली एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना, आपके सैंपल्स को रैंडमली। अब रैंडमली का मतलब क्या हो गया, बिना किसी बायस्ड के। आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये व्यक्ति मेरा नॉन है, ये आप ग्रुप एक में चले जाओ, आप बी में चले जाओ, ऐसा नहीं। मतलब हर पर्सन का इक्वल चांस हो कि या तो वो इस ग्रुप में आ सकता है या फिर वो इस ग्रुप में आ सकता है। इस तरह की टेक्निक्स अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो कहलाता है रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। ठीक है, तो रैंडमाइजेशन कहलाता है। तो रैंडमाइजेशन इसलिए कहा जाता है इसको, ताकि टू एलिमिनेट बायस इन द ट्रीटमेंट असाइनमेंट, ताकि अगर ट्रीटमेंट असाइनमेंट हो तो वहां से बायस को हटाया जा सके। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, टू एंश्योर दैट द स्टडी पॉपुलेशन इज रिप्रेजेंटेटिव। स्टडी पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेटिव डिपेंड करती है आपकी सैंपलिंग टेक्निक पर। किस पर डिपेंड करती है, सैंपलिंग टेक्निक पर। ठीक है, तो इन सभी बातों के बारे में अगर आपको आइडिया लेना है कि सैंपलिंग टेक्निक क्या होती है, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स क्या होते हैं, इनके से रिलेटेड वीडियोस जो हमारे ऐप पर है, नर्सिंग रिसर्च के नाम से फोल्डर आपको मिल जाएगा, वहाँ पर ये सारी वीडियोस है। वहाँ पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप क्या होते हैं, सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या होती है और किस तरीके से आपके सैंपल्स को अफेक्ट करती है। ठीक है, तो टू एंश्योर दैट द स्टडी पॉपुलेशन इज रिप्रेजेंटेटिव, ये आपके सैम्पलिंग टेक्निक की वजह से होता है, ना कि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल की वजह से होता है। टू इंक्रीज द सैंपल साइज, सैंपल साइज इंक्रीज करना नहीं होता। आप देखेंगे कि आप सैंपल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो सैंपल साइज इंक्रीज कब होता है, जब आप नए सैंपल सेलेक्ट करते हैं। तो ये आपका ऑप्शन भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट इज टू एंश्योर दैट द आउटकम्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द ट्रीटमेंट, आप ये सुनिश्चित कर रहे हो कि जो परिणाम आपको मिल रहा है वो ट्रीटमेंट के द्वारा इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है। जबकि हम इसके लिए ऐसा नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रीटमेंट का अफेक्ट देखना चाहते हैं। जबकि ये क्या कर रहे हैं, आउटकम्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द ट्रीटमेंट। तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम तो इन्फ्लुएंस देखना चाह रहे हैं कि हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो इफेक्टिव है या नहीं है। कुल मिलाकर के ये एक रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन है। एपिडेमियोलॉजी अपने आप में एक रिसर्च पैरामीटर्स है, रिसर्च इंक्लूड करती है, क्योंकि आप डेटा कलेक्ट करते हो, सर्वे करते हो, तो वो भी रिसर्च का एक पार्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रिसर्च से रिलेटेड है। तो इससे रिलेटेड जो वीडियोज़ है वो आपको ऐप के अंदर, रिसर्च जो सब्जेक्ट है नर्सिंग रिसर्च, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन एपिडेमियोलॉजी व्हाट डज द टर्म पॉपुलेशन एट रिस्क, पॉपुलेशन एट रिस्क का मतलब क्या है। जैसे किसी एरिया में अगर किसी एरिया में अगर 1 लाख की पॉपुलेशन है, किसी एरिया में अगर 1 लाख की पॉपुलेशन है और इस एरिया में अगर कोई डिजीज आती है, वायरल डिजीज आती है, तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन क्या हो गई, रिस्क पर हो गई। तो रिस्क का मतलब क्या है कि इन सभी लोगों को ये डिजीज हो सकती है। क्या हो सकती है, डिजीज हो सकती है। इन सभी को ये डिजीज हो सकती है, तो ये पॉपुलेशन क्या कहलाएगी, रिस्क पर हो जाएगी। मतलब पोटेंशियल फॉर गेटिंग डिजीज, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए रीजन, किसी रीजन की, किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या को अपन क्या कहते हैं, टोटल पॉपुलेशन कहेंगे या सेंसस कहेंगे अपन। सेंसस हालांकि एक प्रोसेस होती है जिसमें अपन नंबर ऑफ पीपल्स काउंट करते हैं, वो प्रक्रिया होती है। तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ रीजन मतलब कुल जनसंख्या जो होती है वो पॉपुलेशन एट रिस्क नहीं कहलाएगी। पीपल हु हैव द डिजीज, ऐसे व्यक्ति जिनको डिजीज है, तो जिनको डिजीज है वो रिस्क पर कहाँ रहे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया पॉपुलेशन एट रिस्क। थर्ड इज पॉपुलेशन पीपल हु कुड पोटेंशियली डेवलप द डिजीज, ऐसे व्यक्ति जो कि डिजीज डेवलप कर सकते हैं, वही तो कहलाएगा रिस्क पर। जिसको कोई चीज हो सकती है उसको कहेंगे कि वो रिस्क पर है, जिसको हो गई तो वो रिस्क रहा कहाँ। ठीक है, तो आंसर होगा इसमें थर्ड, पीपल हु हैव बीन एक्सपोज टू ए रिस्क फैक्टर, ऐसे व्यक्ति जो कि किसी रिस्क फैक्टर को एक्सपोज हुए हैं। तो जरूरी नहीं यहाँ पर ये जो फैक्टर है वो भी आपका आंसर इंडिकेट करता है, लेकिन जरूरी नहीं कि जो रिस्क फैक्टर को एक्सपोज हुआ हो वो डिजीज डेवलप करे। यहाँ पर जो मोर एक्यूरेट आंसर क्या है, हु कुड पोटेंशियली डेवलप ए डिजीज, जो कि
डिजीज डेवलप कर सके। ठीक है, जैसे मान के चलो आप रिस्क फैक्टर को एक्सपोज हुए, कोरोना वायरस चल रहा है, आप एक्सपोज हुए लेकिन आपने मास्क पहना हुआ है, तो वहां पर डिजीज स्प्रेड होने की संभावना क्या होंगी, कम हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर क्लियर कह रहा है कि जो व्यक्ति डिजीज डेवलप कर सकता है, पोटेंशियली टू डेवलप द डिजीज, वो कहलाएगा पॉपुलेशन एट रिस्क। ठीक है, तो एक्सपोज होना एक अलग चीज है और रिस्क डेवलप करना एक अलग चीज है। आप एक्सपोज हुए लेकिन आपके पास प्रिकॉशनरी मेजर्स थे, इसके अलावा आप एक्सपोज हुए लेकिन आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग था कि आपको वो डिजीज हो नहीं सकती, तो वहां पर फिर ये ऑप्शन आपका जा करके फेल हो जाता है। ठीक है, इसलिए थर्ड ऑप्शन जो है इसका मोर एक्यूरेट आंसर जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ स्क्रीनिंग प्रोग्राम। स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स क्या होते हैं, हम कम्युनिटी में जाकर के लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं कि आपको कोई पर्टिकुलर डिजीज तो नहीं है। ठीक है, वो कहलाता है स्क्रीनिंग प्रोग्राम। तो स्क्रीनिंग प्रोग्राम का एम क्या है, टू ट्रीट ऑल इंडिविजुअल्स विद द डिजीज। क्या ट्रीट करना है, क्या ट्रीट करना नहीं है। स्क्रीनिंग में मैंने कहा कि हम कम्युनिटी में जाकर के डिजीज फाइंड आउट करते हैं कि किसी पर्टिकुलर लोगों को कोई डिजीज तो नहीं है, तो आप फाइंड आउट कर रहे हो ना कि ट्रीटमेंट कर रहे हो। ट्रीटमेंट स्क्रीनिंग के बाद होगा, अगर कोई डिजीज मिलती है तो आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ट्रीटमेंट जो है वो स्क्रीनिंग का पार्ट नहीं है। इसका प्राइमरी गोल क्या है, टू डिटेक्ट डिजीज इन एसिम्टोमेटिक इंडिविजुअल्स। यस, टू डिटेक्ट द डिजीज इन एसिम्टोमेटिक इंडिविजुअल्स। एसिम्टोमेटिक इंडिविजुअल्स मतलब जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे लेकिन डिजीज है, जिनके अंदर डिजीज है लेकिन सिम्टम्स नहीं आ रहे, वो कंडीशंस कहलाती है एसिम्टोमेटिक। ठीक है, एसिम्टोमेटिक कंडीशंस कहलाती है। तो ऐसे व्यक्तियों को फाइंड आउट करना, क्योंकि जो एसिम्टोमेटिक होते हैं वो कैरियर हो सकते हैं और वो डिजीज को स्प्रेड कर सकते हैं। तो अगर आपको उनको आइडेंटिफाई करना है तो आप उनको आइडेंटिफाई करके आइसोलेट कर सकते हो ताकि वो दूसरे लोगों में डिजीज स्प्रेड ना करे। इस पर्पज से स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। इसके अलावा ग्लोबल बर्डन, जो आपका डिजीज बर्डन है उसको कम करने के लिए भी स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, ताकि ऐसी डिजीज जिनके बारे में लोगों को पता नहीं हो और उनके नंबर्स ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं, तो वहां पर हम लोगों को फाइंड आउट करके और उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ लोगों को अवेयर कर सकते हैं। तो बर्डन ऑफ डिजीज को कम करने के लिए, इसके अलावा स्प्रेडिंग को रोकने के लिए आप स्क्रीनिंग प्रोग्राम चला सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे लोगों को फाइंड आउट करते हैं जिनके अंदर सिम्टम्स तो नहीं आ रहे लेकिन उनके अंदर बीमारी है। नेक्स्ट इज टू डिटरमाइन द प्रिवेलेंस ऑफ ए डिजीज। तो प्रिवेलेंस ऑफ ए डिजीज में क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग केस हैं उनको अपन फाइंड आउट करते हैं। स्क्रीनिंग प्रोग्राम से आपको प्रिवेलेंस रेट का भी पता चलेगा, लेकिन स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स का मेन और प्राइमरी एम है टू डिटेक्ट द इंडिविजुअल विद डिजीज। ठीक है, उसका प्राइमरी एम प्रिवेलेंस रेट पता करना नहीं है, टू प्रिवेंट डिजीज फ्रॉम अकरिंग। अगर हम स्क्रीनिंग करते हैं हमको रेट पता चलती है कि किस स्पीड से डिजीज हो रही है या कौन सी डिजीज हो रही है, तो हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन प्राइमरी एम फिर भी क्या रहेगा आपका, टू डिटेक्ट द डिजीज। तो आपका ऑप्शन जाएगा सेकंड। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली कंसिडर्ड ए वाइटल स्टैटिक्स। तो निम्न में से जो ऑप्शन है आपके, इनमें से ऐसा कौन सा है जिसको कि वाइटल स्टैटिक्स नहीं माना गया है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या है। पहला है बर्थ रेट, दूसरा है डेथ रेट, तीसरा है मैरिज रेट एंड चौथा है लिटरेसी रेट। तो बर्थ रेट, डेथ रेट एंड मैरिज रेट, ये तीनों ऐसे वाइटल स्टैटिक्स है, तीनों ऐसे स्टैटिक्स हैं जो कि डेमोग्राफी से रिलेटेड हैं। ठीक है, जो कि डेमोग्राफी के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। तो जहां पर डेमोग्राफी में चेंज आता हो, जो कि आपके हेल्थ रिलेटेड फैक्टर से रिलेटेड हो, जो कि आपके कम्युनिटी से रिलेटेड हो, ठीक है, जो आपके एपिडेमियोलॉजी से रिलेटेड हो, वो कहलाते हैं वाइटल स्टैटिक्स। तो ऐसे स्टैटिक्स जो कि डेमोग्राफी के अंदर चेंज को स्टडी करते हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई बदलाव होता है उसको स्टडी करते हैं, वो कहलाता है वाइटल स्टैटिक्स। तो आप यहाँ पर देखेंगे बर्थ रेट, डेथ रेट एंड मैरिज रेट तीनों ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपकी डेमोग्राफी को चेंज करते हैं। लिटरेसी रेट की अगर मैं बात करूं तो लिटरेसी रेट का मतलब होता है कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं। अब यहाँ पर देखिए कई जो स्टूडेंट्स हैं वो लिटरेसी रेट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन इनमें कई बार मिस कन्फ्यूजन कर देते हैं, कन्फ्यूजन उनको हो जाता है। वो क्या है, लिटरेसी रेट क्या होती है, इट इज लिटरेसी क्या होती है, इट इज द एबिलिटी टू रीड एंड राइट। पढ़ना और लिखना जिसको आता है वो कहलाता है लिटरेट। ठीक है, अगर आप अखबार में लिखा हुआ, अगर आप किताब में लिखा हुआ कोई भी शब्द पढ़ सकते हैं या उस लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं तो कहलाएंगे आप लिटरेट। लिटरेट का मतलब क्वालिफाइड होना नहीं होता कि आपने कोई डिग्री ले ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया।
ठीक है। लिटरेट का मतलब होता है केवल एबिलिटी टू रीड एंड राइट। तो कई में कंफ्यूजन हो सकता है कि लिटरेसी रेट मतलब कोई हायर एजुकेशन वहां के लोगों का रहेगा, नहीं। लिटरेसी रेट का मतलब होता है एबिलिटी टू रीड एंड राइट। तो लिटरेसी रेट ऐसा है जो कि आपकी डेमोग्राफी में कोई चेंज लेकर के नहीं आता, ठीक है। तो वाइटल स्टैटिस्टिक्स में आपका क्या ऑप्शन जाएगा, जो कि नहीं है, वो है आपका लिटरेसी रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टर्म डिस्क्राइब द नंबर ऑफ लाइव बर्थ। अब देखिए आपसे फॉर्मूला दिया है और आपसे टर्म पूछेगा। ये क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ लाइव बर्थ ऑफ लाइव बर्थ डिवाइडेड बाई, सिंपल पूछ रहा है नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन इन ए गिवन ईयर। इन ए गिवन ईयर मतलब स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, स्पेसिफाइड पॉपुलेशन मतलब टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन के लिए भी मैंने बताया था यहाँ पर क्या आती है, मिड ईयर पॉपुलेशन हम लेते हैं, ठीक है। तो मिड ईयर लेने का कंसेप्ट क्या है, ये हम लोगों ने जो है ऑलरेडी आपकी थ्योरेटिकल क्लास के अंदर डिस्कस किया है कि मिड ईयर पॉपुलेशन क्यों काम में ली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अंडरस्टूड है, मिड ईयर पॉपुलेशन यहाँ पर नहीं दिया है या टोटल पॉपुलेशन नहीं दिया, लेकिन वो अंडरस्टूड है कि वो उसके द्वारा ही कैलकुलेट की जाएगी। तो सिंपल है कि अगर लाइव बर्थ को कैलकुलेट कर रहे हैं वो कहलाएगी आपकी बर्थ रेट, ठीक है। मोर्टेलिटी रेट अगर हम डेथ रेट कैलकुलेट करते। फर्टिलिटी रेट क्या होती है, फर्टिलिटी रेट होती है कि एक वुमेन जो कि उसका रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है। फर्टिलिटी रेट क्या होती है, एक वुमेन जो कि उसका फर्टिलिटी एज ग्रुप है। फर्टिलिटी एज ग्रुप क्या है, वैसे तो 15 टू 45 ईयर मानते हैं, 44 ईयर 44 वर्ष मानते हैं, लेकिन रेयर केसेस में 44 से 49 साल की जो उम्र है उसमें भी कई बार प्रेगनेंसी एग्जिस्ट हो जाती है। इस वजह से इसको अपन 15 टू 49 ईयर मान के चलते हैं। तो वुमन का जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है 15 टू 49 ईयर, इस ईयर में वो कितने बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इस एज की विमेंस, ठीक है, द्वारा कितने बच्चे प्रोड्यूस किए गए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ विमेन ऑफ दैट स्पेसिफिक एज ग्रुप मल्टीप्लाइड बाय 1000, वो हो जाएगा आपका फर्टिलिटी रेट। फिर तो फर्टिलिटी रेट इंडिकेट करता है कि जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है उसमें विमेंस कितने बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर उनका फर्टिलिटी रेट क्या है। क्लियर है। नेक्स्ट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसे बच्चे जिनका एज ग्रुप 0 to 1 ईयर है, उन बच्चों की डेथ डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ, ठीक है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, यहाँ पर एक कंसेप्ट आ रहा है आप लोगों के सामने, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। ये सारे के सारे जो रेट हैं वो किस पर कैलकुलेट किए जाते हैं, पर 1000 लाइव बर्थ पर कैलकुलेट किए जाते हैं, सॉरी लाइव बर्थ पर कैलकुलेट किए जाते हैं, क्योंकि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो पर लैक लाइव बर्थ पर कैलकुलेट किया जाता है। तो इनमें जो डिनोमिनेटर होगा, मतलब जो यहाँ पर हम डिवाइड करने वाला है, यहाँ पर हम लिखेंगे लाइव बर्थ। तो ये जो भी फैक्टर्स हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये सब किस पर कैलकुलेट किए जाते हैं, लाइव बर्थ पर कैलकुलेट किए जाएंगे। क्लियर है। तो ये ऑप्शन आपको समझ में आ गया, हमारा आंसर रहेगा यहाँ पर बर्थ रेट। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज व्हाट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो मैंने बताया था कि 0 से 1 साल के बच्चे अगर उनकी डेथ होती है डिवाइडेड बाई टोटल लाइव बर्थ, टोटल लाइव बर्थ मल्टीप्लाइड बाई 1000, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला रहेगा। अब आप देख लीजिए कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि आपके इस फॉर्मूले को जस्टिफाई करता है। तो देखिए नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट अंडर 1 ईयर ऑफ फेज, तो यहाँ पर सब में 1 ईयर लिखा हुआ है, अंडर 1 ईयर, अंडर 1 ईयर, मतलब इसके द्वारा हम किसी भी ऑप्शन को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। दूसरा है पर 1000 लाइव बर्थ, तो पहला ऑप्शन यहीं पे क्लियर हो जाता है, 100 का नहीं होगा, 1 लाख का नहीं होगा। किस पर कैलकुलेट करते हैं, पर 1000 लाइव बर्थ, सब में लाइव बर्थ है, केवल किसका डिफरेंस दिया गया है, यहाँ पर मल्टीप्लायर का डिफरेंस दिया गया है। तो लाइव बर्थ जो होती है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 पे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होती है, मैटरनल डेथ डिवाइडेड बाई टोटल लाइव बर्थ इन ए स्पेसिफिक ईयर। एक पर्टिकुलर ईयर में कितने मदर्स की डेथ हुई आफ्टर डिलीवरी पोस्टनेटल, और कितने लाइव बर्थ हुए डिवाइडेड बाई 1
लाख। ध्यान रखना MMR के लिए कितना आता है, मल्टीप्लायर 1 लाख का आता है। तो आप देख लीजिए 1 लाख कौन सा है आपका। बाकी सारे लाइव बर्ड्स पर कैलकुलेट कर रहे हैं हम, ये भी देख लीजिए किस पर कैलकुलेट कर रहे हैं, लाइव बर्ड्स। तो बच्चों वाला जो क्राइटेरिया है जो कि बच्चों से रिलेटेड है वो सभी लाइव बर्थ पर कैलकुलेट किए जा रहे हैं। ठीक है। स्टिल बर्थ रेट जो होती है, स्टिल बर्थ रेट का मतलब होता है, स्टिल बर्थ का मतलब होता है ऐसे बच्चे जो कि मरे हुए पैदा होते हैं, वो कहलाता है स्टिल बर्थ। तो स्टिल बर्थ के लिए अपन क्या करेंगे, टोटल बर्थ, टोटल बर्थ उसको किससे डिवाइड करेंगे अपन, टोटल बर्थ से। तो यहाँ पर स्टिल बर्थ भी आएगा। टोटल बर्थ का मतलब क्या हो गया, स्टिल बर्थ प्लस लाइव बर्थ। तो स्टिल बर्थ की जब हम बात करेंगे तो वहां पे हम टोटल बर्थ का फॉर्मूला लेंगे। टोटल बर्थ मतलब क्या हो गया, स्टिल बर्थ प्लस लाइव बर्थ। तो वहां पर हम लाइव बर्थ के साथ स्टिल बर्थ को भी ऐड करेंगे और तब जाकर के स्टिल बर्थ रेट निकालेंगे। लेकिन इसके अलावा जो भी क्राइटेरिया है जो कि बच्चों से रिलेटेड है उन सब में क्या कैलकुलेट किया जाएगा, टोटल लाइव बर्थ पर इसको अपन कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है। MMR की बात होगी, 1 लाख का मल्टीप्लायर आएगा। ऑप्शन आपका आंसर जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग द एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट। एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट का मतलब हो गया किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप में होने वाली डेथ। तो पर्टिकुलर एज ग्रुप में होने वाली डेथ डिवाइडेड बाई उस एज ग्रुप की पॉपुलेशन, एज ग्रुप की टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाई 1000। ठीक है। तो ये अपन कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप में होने वाले डेथ्स का आइडिया लेना या एज वाइज डेथ को कंपेयर करना। अभी वो तो ऑप्शन देख करके पता चलेगा कि ये ऑप्शन पूछ क्या रहे हैं। टू डिटरमाइन द ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट। ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट के लिए अपन क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, क्रूड डेथ रेट का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं जाएगा। टू कंपेयर द मोर्टेलिटी रेट्स अक्रॉस डिफरेंट एज ग्रुप। हम एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट कैलकुलेट करके हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो डेथ्स होती है वो किस एज ग्रुप में होती हैं। तो क्या हम एज स्पेसिफिक डेथ रेट कैलकुलेट करके क्या हम उनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टू मेजर द मोर्टेलिटी रेट ड्यू टू स्पेसिफिक डिजीज। तो स्पेसिफिक डिजीज हो गया आपका केस फैटिलिटी रेट। क्या हो गया, केस फैटिलिटी रेट। और आपसे पूछा क्या है, एज स्पेसिफिक, तो वैसे भी नहीं जाएगा। टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ डेथ। तो टोटल नंबर ऑफ डेथ फिर से भैया आ गया आपका क्रूड डेथ रेट के बारे में कैलकुलेट करवा रहा है। ठीक है। तो आपसे पूछा एज स्पेसिफिक क्यों कैलकुलेट करते हैं अपन, ताकि अपन एज स्पेसिफिक जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर होने वाले डेथ्स को कंपेयर कर सके कि किस एज ग्रुप में डेथ्स ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है। तो यहां पर आपका आंसर जाएगा बी। नेक्स्ट इज विच रेट मेजर्स द नंबर ऑफ डेथ इन द फर्स्ट 28 डेज। अब देखिए फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ जो होती है ऐसे बच्चे क्या कहलाते हैं, नियोनेट्स कहलाते हैं। ठीक है। तो नियोनेटल डेथ डिवाइडेड बाई टोटल लाइव बर्थ। ठीक है। तो नियोनेटल डेथ्स डिवाइडेड बाई टोटल लाइव बर्थ मल्टीप्लाइड बाई 1000। ये क्या हो गया आपका नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। विच रेट मेजर्स द नंबर ऑफ डेथ इन द फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ पर 1000 लाइव बर्थ। तो ये भी लाइव बर्थ पर कैलकुलेट हो रहा है। तो मैंने क्या कहा कि बच्चों से रिलेटेड जो भी डेटा होता है वो किस पर कैलकुलेट होता है, लाइव बर्थ पर कैलकुलेट होता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पोस्ट नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट। तो नियोनेटल मतलब अगर 28 दिन के बाद हो रहा है तो वो फिर किस कैटेगरी में आ जाएगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की कैटेगरी में आ जाएगा। पेरीनेटल का मतलब हो गया कि डिलीवरी से पहले अगर डेथ हो गई है या फिर डिलीवरी के 7 दिन के अंदर अगर डेथ हुई है। तो 1 वीक आफ्टर डिलीवरी एंड बिफोर डिलीवरी अगर डेथ हो गई है तो उस कंडीशन को अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट। तो ये किस पर की जाएगी, टोटल बर्थ पर। इसको अपन किस पर कैलकुलेट करेंगे, टोटल बर्थ पर कैलकुलेट करेंगे, ना कि टोटल लाइव बर्थ पर। ठीक है। तो जैसे हमने स्टिल बर्थ रेट की बात की थी, स्टिल बर्थ रेट जो है उसको अपन टोटल बर्थ पर कैलकुलेट कर रहे थे, इसी तरीके से इसको भी अपन टोटल बर्थ पर कैलकुलेट करेंगे।
नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ वाइटल स्टैटिक्स। तो वाइटल स्टैटिक्स क्यों यूज करते हैं हम, ताकि हमको पता रहे कि किस एरिया में बीमारी ज्यादा हो रही है, किस एज ग्रुप में बीमारी ज्यादा हो रही है, कारण क्या है उसके अकॉर्डिंग हम पॉलिसी एंड प्लानिंग कर सकें। टू प्रोवाइड डेटा फॉर हेल्थ पॉलिसी एंड प्लानिंग। टू ट्रैक इंडिविजुअल हेल्थ रिकॉर्ड हम लोग रख सकते हैं, लेकिन वो इसका पार्ट नहीं है। वाइटल स्टैटिक्स कैलकुलेट करता है कि जो आपका डिजीज प्रोग्रेशन है वो किस तरीके का है, किस एज ग्रुप में हो रहा है, क्या उसके रेट्स हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम प्लानिंग कर सकें। टू डिटरमाइन द जेनेटिक बेसिस जो है आप किसी डिजीज की जेनेटिक स्टडी करोगे तो उससे पता लगेगा। टू मॉनिटर एनवायरमेंटल हेल्थ हजार्ड्स, जो आपके एनवायरमेंटल हेल्थ हजार्ड्स हैं जो कि आपके अंदर डिजीज कॉज करते हैं, उसकी स्टडी हम कर सकते हैं। तो वो ये पता लगाएगी कि ऐसे कौन कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जो हमारे अंदर डिजीज कॉज करते हैं, लेकिन वो किसका पार्ट नहीं, आपके वाइटल स्टैटिक्स का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो आपको आंसर जो है वो फर्स्ट नंबर पे मिल गया, लेकिन बाकी हमने ऑप्शन पढ़ने के लिए इतना आगे तक गए। नेक्स्ट इज व्हाट टर्म डिस्क्राइब ए डिजीज। अब देखिए फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया। अब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप लोग पढ़ोगे साथ में, तो आपके माइंड में आंसर क्लिक हो जाना चाहिए। और अगर अभी भी आपके मन में आंसर नहीं आ रहा है, सही नहीं कर पा रहे हो, तो आपको फिर से स्टडी करने की जरूरत है, हार्ड वर्क की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। बहुत सिंपल कंसेप्ट है इनका। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट टर्म डिस्क्राइब ए डिजीज। निम्न में से ऐसी कौन सी टर्म है जो कि डिजीज को डिस्क्राइब करती है। दैट इज कंसिस्टेंटली प्रेजेंट एट ए बेस लाइन लेवल इन ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया। जो कि कंसिस्टेंटली प्रेजेंट है, जो ना तो खत्म होती है ना बढ़ती है, कंसिस्टेंटली प्रेजेंट है, वो कंडीशन को अपन क्या कहते हैं। अब बढ़ना तो दोनों ही कंडीशन में बढ़ती है, एपिडेमिक में भी बढ़ती है और पेंडेमिक में भी बढ़ती है। लार्ज जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आपकी जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज होती हैं, कंट्री की जो बाउंड्रीज होती है, उनको क्रॉस करके स्प्रेड करती है। तो आपसे क्या कहा है, स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया, मतलब यहाँ पर एक को ये भी कह दिया कि उस जियोग्राफिकल एरिया से बाहर नहीं जाएंगी। दूसरा है कंसिस्टेंटली प्रेजेंट है, मतलब वो डिजीज उस एरिया से कभी भी खत्म नहीं होती है। तो वो डिजीज क्या कहलाती है, एंडेमिक कहलाती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस ए पेंडेमिक। पेंडेमिक को कौन डिफाइन करता है, वाइड स्प्रेड अकरेंस अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज और कंटिनेंट्स। ठीक है, जो महाद्वीप होते हैं, मल्टीपल महाद्वीप, कंटिनेंट्स या फिर मल्टीपल कंट्रीज को इन्वॉल्व किए हुए हैं, वो कहलाता है क्या, पेंडेमिक। हाई मोर्टिलिटी रेट, हाई प्रिवलेंस रेट इन ए लोकलाइज्ड एरिया, अकरेंस ऑफ ए न्यू डिजीज। तो अगर कोई नई डिजीज अकर होती है, ठीक है, जिसके बारे में को कुछ भी नहीं पता, तो वो पेंडेमिक बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती है। उसके क्या क्राइटेरिया है पेंडेमिक बनने के, वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि किस कंडीशन में किसी डिजीज को पेंडेमिक कहा जाएगा। हालांकि जो क्राइटेरिया डिसाइड करने का काम WHO का है, वो डिक्लेयर करती है कि डिजीज पेंडेमिक है या नहीं है। तो जो प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया है उनके आधार पर यह डिसाइड किया जाता है। ठीक है, ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। स्टार्टिंग में हमको टाइम लगा क्योंकि कंसेप्ट्स हमको क्लियर करने थे, लेकिन जैसे जैसे कंसेप्ट क्लियर करते गए हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग जो स्पीड थी वो बढ़ती चली गई। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को एपिडेमियोलॉजी एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो टॉपिक है वो आपको समझ में आए होंगे। क्वेश्चंस के साथ साथ हमने थ्योरी को भी डिस्कस किया, आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो अपने नाम के साथ आप हमें टेलीग्राम पर या यूट्यूब में कमेंट के माध्यम से अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। वाइटल स्टैटिस्टिक्स का कोई भी क्वेश्चन हो, आपको अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। उस क्वेश्चन को बाकायदा सॉल्व करके यूट्यूब पर डाला जाएगा बाय योर नेम, आपके नाम के साथ उसको सॉल्व करके यूट्यूब पर डाला जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन पूछें ताकि हम आपकी क्वेरी को अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।